पुलिस के मुलाजमीन उनको थोड़ा सा इशू आता है कि पीपीएससी में बाज़ सिविल में जो कोड होता है उसमें ड्रेस कोड में जाते हैं तो उनके लिए तैयारी के हवाले से मुश्किल होती है। यूनिफॉर्म में उनको थोड़ा सा आसानी रहती है। हम इस इंटरव्यू को अब आगे 4 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हम ड्रेस सिलेक्शन कैसे करें और किस टाइप की होनी चाहिए। दूसरा हमारा होगा कि हम दरवाजे के अंदर कैसे दाखिल हो, वहाँ से लेके बैठने तक, चेयर पे बैठने तक का हमारा। तीसरा हम क्वेश्चन करेंगे कि हमने अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीपीएससी ने ओपन कर दिया बंदों को कि आप जो है ना वो वर्दी में आएँ या आप सिविल में आएँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिचुएशन दी। अब सिचुएशन ऐसी दे दी जाती है कि आपको देखते हैं कि क्या ये बंदा क्या करता है। उसमें ऐसी चीज़ होती है कि आपने या तो अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर ओबे करने हैं या आपने लॉ को इन्फोर्स करना है। तो वहाँ पे जो डू है वो डू ये है कि आपने लॉ को सबसे पहले सामने रखना है, आपने इलीगल ऑर्डर ओबे नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर जोया साहब, जो पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया को हेड कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से जो भी पुलिस के मुतल्लिक चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं उनको जो है वो टैकल भी करते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उस पर एक्शन भी करवाया जाता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ये देख रहे हैं। बेसिक आज हम इनसे बात करने के लिए इनको जब दावत दी है तो एएसआई और सब इंस्पेक्टर के जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से है कि उनके अब आगे इंटरव्यू होने जा रहे हैं। तो इंटरव्यूज़ में कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, कमरे के अंदर एंटर कैसे होना है, इंटरव्यू में किस तरह से जो है वो आपने परफॉर्म करना है, कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम यासिर जोया साहब से जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा अब एएसआई और सब इंस्पेक्टर पहले तो कितने लोग पास हुए हैं, उसमें इंटरव्यू की जो रेशो है वो क्या होती है, और आगे इंटरव्यू जब होंगे तो उनकी रीजन वाइज होंगे और कैसे होंगे और उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। वालेकुम सलाम, थैंक यू सनैन भाई, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। बेसिकली पंजाब पुलिस के ये पी कैडेट्स के हैं, यानी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग थे उनको आगे प्रमोशन का मौका दिया गया है कोटे के तहत। तो पीपीएससी के थ्रू उनका एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम में पास किया तकरीबन 4000 लोगों ने। वो 11 रीजन्स हैं जो पंजाब के, यानी ये महकमाना प्रमोशन है कि जो कांस्टेबल या कोई भी ऐसे जो निचले रैंक वाले हैं वो डायरेक्ट पीपीएससी के थ्रू आ गए। उनके लिए एक मौका है वो जंप का, यानी अगर उनकी प्रमोशन का तो उनका एक मरहलावाज उनकी सीनियरिटी पे आएगा, चल रहा है। लेकिन अभी ये उनके लिए एक चांस है कि वो अपने आप को पीपीएससी के थ्रू एक अच्छी पोस्ट पे ले जाएं, सब इंस्पेक्टर की और एएसआई की, वो अलग उन सब के लिए चांस है। उसमें 11 रीजन्स है पुलिस के 11 इंतजामी रीजन्स है, उनमें लाहौर और उसके अलावा बाकी सारे रीजन शामिल हैं। तो उनके इंटरव्यूज़ का आगाज़ हो चुका है। तो उसमें अब थोड़ा सा लोगों को, जो पुलिस के मुलाजमीन हैं, उनको थोड़ा सा इशू आता है कि पीपीएससी में बाज़ सिविल में जो कोड होता है उसमें ड्रेस कोड में जाते हैं तो उनके लिए तैयारी के हवाले से मुश्किल होती है। यूनिफॉर्म में उनको थोड़ा सा आसानी रहती है। हम इस इंटरव्यू को अब आगे 4 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हम ड्रेस सिलेक्शन कैसे करें और किस टाइप की होनी चाहिए। दूसरा हमारा होगा कि हम दरवाजे के अंदर कैसे दाखिल हों, वहाँ से लेके दाखिल होने का दरवाजा कैसे बैठने तक, चेयर पे बैठने तक का हमारा। तीसरा हम क्वेश्चन करेंगे कि हमने अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से आपने एक गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ना होता है। और उसके बाद आपके डूज एंड डोंट्स हैं कि आपने इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपने ड्रेस सिलेक्शन। अब पुलिस वालों के पास ये कुदरती मौका है कि उनके पास 2 चॉइसेस आ गई हैं। वो यूनिफॉर्म में भी जा सकते हैं और वो सिविल में भी जा सकते हैं। अगर उन्होंने सिविल में जाना है तो वो सूट का इंतखाब करें, पैंट कोट जिसको हम कहते हैं, 2 पीस हो 3 पीसेस ना हो। उसमें वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छा कारपोरेट टाइप का जो है ना सूट हो, टक्सीडो ना हो, यानी शौक चीज़ ना हो, बल्कि एक रीज़नेबल और एक अच्छी प्रेजेंटेशन वाली चीज़ हो। वो कोट में ज़्यादातर ब्लू का इस्तेमाल करें। टाई आपकी जो वो मर्ज हो रही हो आपकी शर्ट के साथ और आपके कोट के साथ। आपकी जो शूज़ हैं वो बिल्कुल बेहतरीन किस्म के चमके हुए हों, पॉलिश्ड हों। आपने जो शेव है वो, अगर आप शेव करते हैं तो आपकी शेव बनी हुई हो, अगर आप ख़त करवाते हैं तो ख़त बना हो, और अगर आपने दाढ़ी रखी है तो वो भी वेल बैलेंस्ड हो। उसको आपने बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपके शूज़ लेसेस वाले हों, आपके बेल्ट जो वो भी पॉलिश्ड हो, मतलब आपने जो भी चीज़ जानी है आपने अपने आप को परफेक्ट करके जाना है। ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म में हैं तो यूनिफॉर्म आपकी वो उस टाइप की ना हो जैसे आप शर्ट अंदर कर लेते हैं, जो मोस्टली यूजुअली हम देखते हैं लोगों को। बिल्कुल कि शर्ट उसमें आपने जो डिपार्टमेंट का प्रॉपर जो बामुताबिक नमूना यूनिफॉर्म है ना वो इस्तेमाल करना है, यानी जो कोड ऑफ है उसका कोड ड्रेस कोड है वो होना चाहिए। अब उसमें आपने यूनिफॉर्म अगर आप पहन रहे हैं
तो आपने उसके ऊपर अपर पहनना है, नीचे आपके जो है ना वो टी शर्ट हो, आपकी पैंट प्रॉपर हो, आपका बेल्ट प्रॉपर हो, आपके शूज़ जो है ना वो प्रॉपर हो, लेसिस वाले, आपने टकिंग की हुई हो अपनी पैंट की। उसके बाद आपकी नेम प्लेट्स जो हैं वो आपकी बामुताबिक नमूना हो। आपने नेम प्लेट्स किसी और कलर की नहीं लगानी, वो भी ऑलिव ग्रीन कलर की हो, उनके ऊपर जो वाइट तिल्ला होता है उससे लिखाई हुई हो, बजाय इसके कि आप किसी और तिल्ले के साथ, कॉपर के साथ, गोल्डन लिखाई हो। और फिर आपके जो दूसरी साइड पे आपका रैंक होता है, वहाँ पे आपने लाहौर पुलिस, पंजाब पुलिस ये चीज़ नहीं लिखनी। वहाँ पे डिपार्टमेंट का असूल है कि वहाँ पे आपका बेल्ट नंबर लिखा जाएगा। बिल्कुल, कांस्टेबल है तो C प्लस बेल्ट नंबर है, हेड कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल है, TASI है उसके लिए सहूलत है कि वो TASI लिख सकता है। बिल्कुल सही। वो अगर इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन अगर वो ASI हो चुका है तो उसने अपना बेल्ट नंबर लिखवाना है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो बेल्ट नंबर वहाँ पे लिखवाया जाए। फिर आपके साइड पे मुहाफिज होते हैं, उसमें पाकिस्तान का फ्लैग है और पुलिस का मुहाफिज है, वो तिल्ले वाले ना हो, वो गोल्डन टाइप और इस टाइप की, बल्कि वो भी बामुताबिक नमूना जो यूनिफॉर्म के होते हैं वो हों। इसी तरह यूनिफॉर्म को वो डेकोरेट नहीं करते, ट्रक नहीं बनाना, ट्रक कार्ड नहीं उस पर इस्तेमाल करना, वो चीज़ लगानी है जिसके आप क्वालिफाइड हो। बिल्कुल सही। आप एलीट का विंग लगा के अगर कोई चला जाता है और एलीट उसने क्वालिफाई नहीं की हुई और वहाँ पे उससे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए इंतहाई जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को डिफेंड करना, और उसका इंप्रेशन वेरी बैड होगा, वेरी नेगेटिव जाएगा। इसी तरह अगर उसने ATS का लगाया हुआ है, ATS तो पंजाब पुलिस ने 2006 के बाद उसका कोई बैज नहीं गया, तो ATS तो वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने IB की तरफ से कर रहे हैं या बाकी सूबों की तरफ से, तो उनके लिए भी वो बैड इंप्रेशन है। कराटे डू लगाया हुआ है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कराटे के कितने डॉन्स हैं, कितने बेल्ट्स हैं, तो आप उसमें भी नुकसान में जाएंगे। इसलिए वो चीज़ यूनिफॉर्म पे लगाएं जो आपने क्वालिफाई की है और जिसको आपको डिफेंड कर सकते हैं। अब उसमें एक मिसाल मैं देता होता हूँ कि आप ब्लड डोनर का लगा लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, ब्लड डोनर है, पुलिस वाला तकरीबन हर मुलाजिम देता है ब्लड, तो उसमें वो ब्लड सिर्फ ये इन द लाइन ऑफ ड्यूटी नहीं देते, बल्कि जाके लोगों को सेव करने के लिए, बच्चों की जो अस्पताल में होते हैं उनकी जाने बचाने के लिए भी देते हैं। फाउंडेशंस के साथ हमारे मुआहदे हैं, थैलेसीमिक बच्चों को देते हैं, तो वो आप लगा लें और आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं कि सर ये मैं ब्लड डोनर हूँ, मैं अपनी जान, अपना ब्लड जो है ना लोगों के लिए हर टाइम तैयार रखता हूँ, चाहे ऑन द फील्ड हो चाहे ऑफ द फील्ड हो। वो आपके पास एक अच्छे इंप्रेशन जाएगा। इसके बाद आपने ये ड्रेस सिलेक्शन कर लिया, अब आपकी मर्जी है, आपने PPSC ने ओपन कर दिया बंदों को कि आप जो है ना वो वर्दी में आए या आप सिविल में आए, ड्रेस सिलेक्शन हो गई जी। ड्रेस सिलेक्शन होगी। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, आपको पता दिया जाता है ये आपका पैनल है, आप जाते हैं, वेट करते हैं। अब वहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, आप डिग्रीज दे देते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स आपके अंदर पहुँच जाते हैं, आपको आवाज़ आती है जी चले जाएँ। अब जाने का तरीक़ेकार क्या होगा, यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो आपने, या सिविल पहना हुआ है, आपने दरवाज़ा नॉक करना है, हल्का सा अपनी दरवाजे को खोलना है, हाफ बॉडी अंदर ले जाके पूछना है मे आई कम इन सर, और आपको कहेंगे जी आ जाएं। अगर यूनिफॉर्म पहनी हुई तो फिर भी परेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिविल में भी है, आपने बिल्कुल पैदल चलते हुए जाना है, बड़े आराम से, धीमे मिजाज के साथ, और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। वहाँ पे पहुँच के आपने चेयर के राइट साइड पे खड़े हो जाना है, खड़े होके आपने चेयरमैन पैनल या बोर्ड के मेंबर्स की तरफ मुंह करके एक बार अस्सलाम वालेकुम कहना है। अगर यूनिफॉर्म पहनी हुई तो बैरेट आपने पहनी हुई होगी, वो सल्यूट आपने करना है, चेयरमैन पैनल चेयरमैन को करना है क्योंकि वो हेड वो कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म पहनी है तो सल्यूट करना है लाजमी। और अगर आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई तो विश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहें और तीनों की तरफ मुंह घुमा के कह दें एक बार। बिल्कुल, हर एक को अलग अलग अस्सलाम वालेकुम कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहते हैं जी बैठ जाएं। अगर सूट पहना हुआ है तो आप सूट का बटन जो है ना वो खोलते हुए बैठ जाएं। अगर आपने यूनिफॉर्म पहना हो तो आप वैसे बैठें। बैठने का अंदाज ये होना चाहिए कि आप चेयर पे बैठ गए हैं, आपकी कमर का निचला हिस्सा चेयर के साथ लगा हुआ हो, ऊपर वाला हिस्सा ना लगा हुआ हो, आपके जो बाजू हैं वो आर्म रेस्ट पे इस तरीके से मौजूद हों, और आप अगर हाथों को चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, चाहे तो इकट्ठे रख सकते हैं। इसी तरह पाँव को नीचे से क्रॉस किया जा सकता है या बिल्कुल सीधा रखा जा सकता है प्रॉपर एक सीट पे। ये बैठने का तरीक़ेकार है। इसके बाद अगला मरला आता है जहाँ से आपका जो एक इम्प्रेशन आपने अपना एक सेट किया है अंदर एंटर होते हुए, वो कहते हैं ना जब बंदा बोलता है तो उसका पता चलता है वो कितना पानी में है। यहाँ से आपका ये पता चलना शुरू होना है कि आप कितने पानी में हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ें हो सकती हैं, वो इंट्रोडक्शन में दो तरीके हैं। बाज़-औक़ात वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपना तारुफ करवाएं, तो आपको जिस लैंग्वेज में कह रहे हैं आपने उस लैंग्वेज में उसका तारुफ करवाना है। अगर वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो इंग्लिश में करवाएं, अगर वो कहते हैं अपना तारुफ करवाएं तो उर्दू में उनको बता दें। इसके अलावा जो दूसरा तरीके का तारुफ का बताइएगा कि तारुफ में क्या क्या होना चाहिए। तारुफ में आप अपना नाम बताएं, वालिद का बताएं, आप बताएं आप की रिहाइश कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आपकी लास्ट डिग्री आपने किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हासिल की है और कब हासिल की है, अभी आप इसके आप कहाँ कहाँ सर्व कर रहे हैं, कर चुके हैं,
अभी आप कहाँ सर्व कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप पॉइंट छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे आगे भी पॉइंट लेके जाना चाहे तो आप बता सकते हैं कि मेरी एम्बिशन ये है, गोल मेरे लाइफ के ये हैं, ये मैंने सेट किए हुए हैं। अब इसमें ये होगा कि आपने जो जो चीज़ें बताई हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड तैयार होना चाहिए। अगर आपने बताया मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, आपको पता हो लाहौर कब बना था, किसके नाम पे बना था, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्टोरिकल साइट्स क्या हैं, ये इसके मेन जो अपना इनके बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ या बड़े लोग यहाँ पे क्या ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की बड़ी इमारतें कौन सी हैं, ये चीज़ तैयार होनी चाहिए। इसी तरह कसूर वालों को, गुजरात वालों को, मुल्तान वालों को, मतलब जो भी जहाँ से भी शहर के बारे में इंफॉर्मेशन, शहर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मेन चीज़ें। उसके जुर्म के मतलब भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे जुराइम कौन से ज़्यादा होते हैं, ताकि अगर आपका पुलिस के साथ आपका ताल्लुक है तो आपको वास्ता होगा, आपकी एक ऑब्जर्वेशन होगी कि वहाँ पे कहाँ पे क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आपने ज़रूर बतानी है कि मैं ये फ़लाँ जगह पे काम करता रहा हूँ, फ़लाँ जगह मेरी ये आपकी अगर एजुकेशन अच्छी है, हो सकता है आपसे वो डिग्री के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ लें। अगर आईटी है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह की जो डिग्रीज़ हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं डिपार्टमेंट के साथ, स्पेशली सोशल साइंसेज और जो आईटी का मौजूदा दौर है, इस हवाले से वो सवाल किया जा सकता है। ये ज़रूर आप बताएं। आपकी अगर पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे रही है जहाँ पे आपने बड़ा अच्छा काम किया, सीआरओ में किया, या आपने आईटी में कोई काम किया, या आपको सीडीआर एनालिसिस पे, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पे अबूर है, आप वो ज़रूर उसको क्विन करें। और वो आपका क्विन करना जो है ना, वो आपको कम से कम 1.5-2 मिनट आपके एक साइड पे कर देगा। अगर आप ये चीज़ें क्विन नहीं करते तो आपका ये इशू होगा कि आपको वो टोकन क्वेश्चंस की तरफ लेके जा सकते हैं। और अगर टोकन क्वेश्चन करेंगे, वो सवाल पूछते हैं जी पाकिस्तान का लफ्ज़ किसने तख्लीक किया, आप कहते हैं चौधरी रहमत अली। आपको ये जवाब देते हुए, सवाल पूछते हुए तकरीबन 5 सेकंड का टाइम लगा है मैक्सिमम। और अगर 1 मिनट में आपसे वो 12 सवाल पूछते हैं तो 12 में से 3-4 आपके ज़रूर मिस होंगे। और अगर वो मिस हो जाते हैं तो आप प्रेशर में आएंगे। और अगर आप प्रेशर में आते हैं तो आप अपना जो रिदम है, जो फ्लो है, वो खो देंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपने जो स्टीयरिंग संभालना है इंटरव्यू का, वो इंट्रोडक्शन से ही संभालना है। आपने 2-3 चीज़ें ऐसी क्विन करनी है कि वो आपको उस तरफ लेके जाएं। आप उन पर डिबेट करें या डिस्कस करें, बिल्कुल सही, आप उन पर डिबेट करें या डिस्कस करें, वो आपकी मर्जी है। उसमें आप 1 मिनट 1.5 मिनट अपना निकाल सकते हैं। और इंटरव्यू का जो आइडियल टाइम है वो 3 to 7 मिनट्स है। 3 to 7 मिनट्स मैक्सिमम चलता है। और इसी दौरान वो फैसला कर लेते हैं ये बंदा किस काबिल है, इसके पास क्या जो है ना सलाहियतें हैं, क्या ये चीज़ को मैनेज कर सकता है, ये बोलना इसको आता है, पब्लिक डीलिंग आती है, वो चीज़ें सारी वहाँ पर सामने आ जाती हैं। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन के बाद मरला एक और शुरू होता है। आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। बाज़-औक़ात होता है टोकन क्वेश्चंस होते हैं। वो टोकन क्वेश्चंस बाज़-औक़ात इसलिए इंटरव्यूअर पूछते हैं कि वो चेक करना चाहते होते हैं कि इसको ये क्वेश्चंस आते हैं, इसका नॉलेज कितना है। और बाज़-औक़ात तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए जाते हैं। वो सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि अगला बंदा परेशानी में आए, उसको सवाल ना आए तो वो परेशानी में आए, उसका फिर उसको जज करते हैं कि ये प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल है या नहीं। कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये ख़ुद को निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, वो उसको जज करते हैं। आपने अगर किसी बंदे के साथ ये चीज़ होती भी है तो उसने घबराना नहीं है। वो जैसे ही उसके टोकन क्वेश्चंस का दौर ख़त्म होगा, हो सकता है उसको एक ऐसा क्वेश्चन दे दें उसके बाद उसको आता हो, आसानी से आता हो, अगर वो प्रेशर में आ जाएगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। अगर वो खुद को पुरसुकून रखेगा तो वो जवाब दे देगा। और यहाँ से उसका पता चलेगा कि ये बंदा कहीं पे भी अपनी सिचुएशन को संभाल सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डूज़ एंड डोंट्स में ये है कि आप अपने हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल रखें, हिलें जुलें नहीं, जैसे मैं अभी हिल रहा हूँ, ये चीज़ नहीं करनी। हाथों को इतना इस्तेमाल करें कि वैसे नहीं लगे कि आप किसी को ताने दे रहे हैं, बल्कि ऐसे लगे कि आप अपनी चीज़ को अच्छा, इंटरव्यू के पैनल में कौन कौन से अफराद होते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं और वो किस तरह के सवाल कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जा रहे हैं, आप ब्लैंक माइंडेड होते हैं। अब उसमें 3 लोग होते हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो एसएसपी या एसपी लेवल के ऑफिसर होते हैं। उन्होंने आपसे मोस्टली क्वेश्चंस करने हैं जो डिपार्टमेंट के रेलिवेंट है। उसके बाद एक बोर्ड चेयरमैन होते हैं जो उस पैनल के चेयरमैन होते हैं। वो कोई भी ऑफिसर हो सकता है, वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, वो रिटायर्ड पैस के भी हो सकते हैं, वो और किसी महकमे से भी आ सकते हैं। तो वो आपसे मोस्टली उनके क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के मुताल्लिक। एक तीसरा बंदा बैठा होता है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो ऑब्जर्वर आपको बेसिकली साइकोलॉजिकली जज कर रहा होता है कि ये बंदा कैसे बात कर रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, समझा रहा है। जब इससे मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया तो इसने किस तरीके से अपनी जो है ना आंखों को, चेहरे के उजलात को कंट्रोल किया, या इसने देखना शुरू किया, या इसने झूठ बनाना शुरू किया, वो जज कर रहा होता है।
वो बाज़-औक़ात उसको क्वेश्चंस कहीं पे कर भी लेता है, अगर उसको फ़ील होता हो कि मैं इसको क्वेश्चन करके देखता हूँ कि यहाँ पे ये फंसा है, क्या होता है। बाज़-औक़ात वो नहीं भी क्वेश्चन करता, तो 2 लोग मोस्टली क्वेश्चन करते हैं, तीसरा जज कर रहा होता है और वो भी क्वेश्चन कर सकता है। वो हो सकता है वो डिपार्टमेंट के मुतालिक ही क्वेश्चंस कर ले, या वो हिस्ट्री के मुतालिक कर ले, कोई और चीज़, वो ABC कुछ भी सवाल कर सकता है। 3 लोग होते हैं। अब जो मोस्टली अभी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, वो डिपार्टमेंट के मुतालिक है। रेलिवेंस देख रहे हैं आपकी डिग्री की, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं डिपार्टमेंट के मुतालिक कितना है, लॉ के मुतालिक कितना है, और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिचुएशन दी जाती है। अब सिचुएशन ऐसी दे दी जाती है कि आपको देखते हैं कि क्या ये बंदा क्या करता है। उसमें ऐसी चीज़ होती है कि आपने या तो अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर ओबे करने हैं, या आपने लॉ को इन्फोर्स करना है। तो वहाँ पे जो डू है, वो डू ये है कि आपने लॉ को सबसे पहले सामने रखना है, आपने इलीगल ऑर्डर ओबे नहीं करना। बिल्कुल सही। और आपने जो डोंट ये है कि आपने ये हर चीज़ पे यस सर नहीं कहना, बल्कि आपने बताना है कि सर आई एम अ लॉ इन्फोर्सर, मैं लॉ इन्फोर्सर हूँ, मैंने कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कानून नाफिज करना है, ना कि कानून को वायलेट करना है। ऐसे सिचुएशंस में उसके अलावा सेक्टेरियन की और सिचुएशंस दे दी जाती हैं, वायलेंस के हवाले से दे दी जाती हैं कि आप जा रहे हैं जी वहाँ पे इस तरीके से बंदे ने गुस्ताखी कर दी, तो आपका काम क्या होगा। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपका काम यही है कि आपने लॉ को इन्फोर्स करना है, जो बंदा इस तरह की गुस्ताखी कर रहा है उसको कानून के हवाले करना है, ना कि उसका खुद मुनसफ बन जाना है। बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देने की, और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि क्या ये बंदा डिपार्टमेंट को कल को ये कानून नाफिज करेगा या येस मैन होगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इंटरव्यू में टोटल नंबर कितने हैं, कितने नंबर वाला जो है वो इसमें पास होता है, ये थोड़ा सा कर दें। और इसके बाद अगला ये बता दें कि इंटरव्यू में ख़ास तौर पर लोग गलती कहाँ पे करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के नंबर जो होते हैं ना वो 100% ही होते हैं। मतलब आपने अगर रिटन में आपके मार्क्स 50 आए हैं तो आपके जब फाइनल मेरिट बनता है तो वो 25 रह जाते हैं। ओके। उसके बाद एकेडमिक मार्क्स होते हैं, वो आपके काउंट होते हैं, जितने होते हैं वो वैसे ही होते हैं, वो 40 में से आने होते हैं, और वो आपके वो टोटल काउंट होते हैं। जो इंटरव्यू के हैं वो इंटरव्यू के जितने पे आप मार्क्स लेंगे वो उतने ही काउंट होंगे। अगर बंदे ने अगर वहाँ पे तहरीरी इम्तिहान में उसका किसी के साथ 5 का फ़र्क है तो उसका 2.5 का रह जाएगा रिटर्न में, जब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे हाफ होके। लेकिन अगर उसका फ़र्क वहाँ से उसने 10 निकाल लिए इंटरव्यू में, उससे जो उससे 5 नंबर आगे था तो उससे 7.5 नंबर आगे चला गया। 50 मार्क्स चाहिए होते हैं बेसिकली इंटरव्यू पास करने के लिए, तो उसमें अगर जिसके नंबर ज़्यादा जितने लेंगे उसको उतना ही फ़ायदा होगा। रिटर्न को अगर कम भी आए हैं तो वो भूल जाएँ। कोशिश ये की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए जाए इंटरव्यू में, इंटरव्यू को इम्प्रेस करके। गलतियाँ जो मोस्टली लोग करते हैं वो होते हैं वहाँ पे प्रेशर ले जाते हैं, वहाँ पे बाज़-औक़ात होता है सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता तो उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं या बहस शुरू कर देते हैं, वो गलत है। अगर आपको नहीं आता आप सॉरी करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा बहुत याद है और आप तुक्का लगा सकते हैं, आप इंटरव्यूअर से पूछ लें सर लेट मी गैस या लेट मी अलाउ मी टू गैस। अगर वो कह देते हैं जी गैस करें तो बर्डन आपसे उतर गया गलत का। आप गैस कर दें, ठीक हुआ तो आपको फ़ायदा, ना हुआ तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने इजाज़त दे दी है। बिल्कुल सही। ये इस चीज़ से बचना है, प्रेशर में नहीं आना। जितना भी हो अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजा के रखें, इंटरव्यू को इत्मीनान से जवाब दें। जब भी आपने जवाब देना है पहले 2 to 3 सेकंड उसको कंपाइल करें अपने माइंड में। आप बताएं उनको कि मैं सोच के बोलता हूँ, मैं जो है ना वो बोल के नहीं सोचता। यानी जो कहते हैं ना कि तोल के बोलने वाली बात, वो आपने वहाँ पे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा अब लास्ट में ये बता दें कि सबको आप क्या एक जो अहम बात बताएंगे या एक अहम मशवरा देना चाहेंगे जो इंटरव्यू देने जाएंगे, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे। मेरे लिए जो चीज़ है वो यहाँ पे मैं 2 मशवरे दूंगा। यू हैव नथिंग टू लूज़। आप लोग एक जॉब पे हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना यहाँ पे कामयाबी लाजमी समेटें। अगर नहीं भी समेट पाते, अल्लाह ताला ने अगर आपका रिज़्क जो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ तक महदूद है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, आप फोकस्ड होकर जाएँ बजाय इस परेशानी या प्रेशर के तले कि मैंने ये ज़रूर जीतनी है जॉब, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह कॉन्फिडेंस इज़ द की। ओके। अगर आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और वापस नहीं आ पाते, आप समझ लें आप जंग तकरीबन हार चुके हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, वहाँ पे बैठ के जवाब देते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और उनके साथ बिल्कुल डिस्कस करते हैं और उनको जवाब देते हैं, हर चीज़ का बताते हैं, मैंने पब्लिक डीलिंग की हुई है और मैं आगे कर भी सकता हूँ और मैं बड़े मजमुओं को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो आप समझ लें आप जंग जीत चुके हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।